आज हमारे सामने हैं बसपा से चेयरमैन ओहदे के उम्मीदवार अरशद जमाल साहब। हम उनसे कुछ सवालात करेंगे। तो अरशद साहब बताइए कि सपा से बसपा तक का ये सफ़र कैसे रहा? ऐसे क्या मराहिल आए जिसकी वजह से आपको सपा छोड़कर बसपा में शामिल होना पड़ा? इस सपा से बसपा तक जाने का पूरा किस्सा तो आप सबको मालूम ही है। और जब ये घटनाक्रम जब से हुआ है तब से लगातार बातें चली रही हैं, अखबार से लेके सोशल मीडिया और मीडिया पर इसकी चर्चा चली रही है। इससे आपको मालूम है, दरअसल सिर्फ मैं पार्टी तो न छोड़ता किसी भी हालत में, कि वो क्योंकि बहुत पुराना रिश्ता है मेरा पार्टी के साथ। और समाजवादी पार्टी ने कोई शुबा नहीं कि मुझे इज़्ज़त भी दिया और पहचान भी दी। लेकिन तकलीफ़ इस बात की हुई कि मुझे टिकट दिया गया, काटा गया। ये भी मैं मानता हूँ कि एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन मुझे मेरा टिकट काट कर एक डमी कैंडिडेट को क्यों दिया गया और मुझसे ये कहा गया कि आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे। तो अगर किसी को देना ही था तो अब वो किसी मजबूत प्रत्याशी को देते। जैसे उन्होंने कहा कि 24,000 से मैं हारा था, तो जो 24,000 से जीता था यानी तैयब पाल की, वो भी इसी दल में थे। तो उनको न देकर एक डमी कैंडिडेट को दिया जो बिल्कुल अगर सियासत में तिफले मकतब है, अभी जिसका दाखिला 2 महीना पहले सियासत में हुआ है। तो उसमें कुछ साजिश हुई। अब किस लेवल पे हुई है, ऊपर के लेवल पे हुई या मीडियम क्लास के जो लोग हैं उनके लेवल पे हुई, लेकिन इतना ज़रूर है कि ज़िला अध्यक्ष की भी इसमें जो किरदार है वो दागदार है। और यहाँ जो करेली साहब हैं, जो प्रभारी यहाँ के कहे जाते हैं, उनकी भी भूमिका संदिग्ध है। तो इन लोगों ने गलत वहाँ संदेश दिया, या ऊपर वाले संदेश गलत चाहते ही थे, कोई ऐसी सेटिंग थी। मतलब ये मैं जानता हूँ इतना कि भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये डमी कैंडिडेट उतारा गया है। तो अब इसके पीछे क्या मजबूरी है ये मैं नहीं जानता, लेकिन इसी बात ने मेरे ज़मीर को ललकारा और मुझे मजबूर किया कि मैं जंग के लिए तैयार हो जाऊं। और जहां अपने मान और सम्मान की बात होती है और जहां अपने खुददारी की बात होती है, वहां अक्सर अपनों से भी लड़ना पड़ता है। जी बेशक। लेकिन इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे कि पार्टी से अभी आपको टिकट मिला नहीं और उसके कुछ घंटे बाद आपको बसपा से टिकट मिल गया, तो इस सिलसिले में आपके क्या राय है? हम जानना चाहेंगे। मेरा तो सीधा ये कहना है कि ये बसपा ही नहीं और भी कई एक दल थे जो इन्होंने टिकट होल्ड कर रखा था और इंतज़ार कर रहे थे कि मैं ना कह दूं और मैं हाँ कह दूं और तो मैं उनके दल में चला जाऊं। वो टिकट देने के लिए तैयार थे। लेकिन मेरा ये कहना था कि मैं आखिरी सांस तक और आखिरी मौके तक समाजवादी पार्टी के टिकट का इंतज़ार करूंगा। और मैंने इंतज़ार किया आखिरी वक्त तक, बिल्कुल जब तक कि दफ्तर का, समाजवादी पार्टी के दफ्तर का एक दरवाज़ा बंद नहीं हो गया, वहाँ से पूरा स्टाफ चला नहीं गया। और 23 तारीख दाखिला करने की आखिरी तारीख थी। फिर मैंने इधर हरी झंडी दी। जब उधर से मायूस हो गया तब मैंने इधर हरी झंडी दी कि ठीक है, मैं बसपा ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो बसपा के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अजय प्रताप और कई एक लोग और जिला अध्यक्ष, ये लोग इधर से लखनऊ पहुँचे और मैं लखनऊ में था ही। मैं लखनऊ से आजमगढ़ आ रहा था, तो फिर मैं वापस लखनऊ गया। तो वहाँ बहुजन समाज पार्टी के जो सुप्रीमो हैं बहन मायावती जी, उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने ये बात कही कि आप जाइए, चुनाव जीत के आइए, हमारी शुभकामना है और आपको पार्टी में सम्मान मिलेगा। पार्टी उनके हाथों मैंने ज्वाइन कर ली और सिंबल आजमगढ़ में रखा हुआ था। तो वहाँ से जब निकले तो रास्ते में सिंबल जो है सिग्नेचर हुआ। गाड़ी में 1 बजे रात को ये सिंबल दिया गया। तो ये है पूरा वाक़या, पूरा किस्सा। लेकिन एक मुश्किल घड़ी तो थी मेरे लिए, मेरे वजूद का मसला था। अगर मैं अपने वजूद को बचाने के लिए कदम न उठाता तो शायद सियासत में मेरा वजूद ख़त्म हो जाता। तो मैं अपने वजूद को बचाने के लिए मुझे दल बदलना पड़ा। हालांकि दल बदल के मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन ये कि अब जो वक्त बचा है सियासत में रहने का, तो अब मैं फिर वो बहुजन समाज पार्टी के साथ ही रहकर अपना वक्त बिताना चाहता हूँ। यानी ये मान लिया जाए कि आपके पास पहले से ही बैकअप था कि अगर आपको सपा से टिकट नहीं मिलता है किन्हीं वजूहात की बिना पर, क्या हो सकता है आपको पहले से इल्म रहा हो कि आप तक टिकट नहीं आ सकता, इस वजह से आपने बैकअप रखा हुआ था? तो क्या ये सवाल दुरुस्त होगा? नहीं, बैकअप मैंने नहीं रखा था। जो पार्टियां हैं, ये 2-3 पार्टियां हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। तो उन्होंने कह रखा था कि जब आप ना कर देंगे तब हमारा टिकट किसी को दिया जाएगा।
तो मेरे लिए तो बहुत सम्मान की बात है जी बेशक। और निभाया भी उन्होंने। तो बैकअप मैंने नहीं रखा था, क्योंकि मुझे अभी भी यकीन था और मुझे यकीन दिलाया गया था कि अभी आपको टिकट मिलेगा। लेकिन शायद कुछ दल थे जो ख्वाहिशमंद थे कि मैं उनके साथ आ जाऊं, या उनको कहीं ना कहीं से सूचना रही होगी कि बसपा से टिकट नहीं इनको मिलना है, तो उन्होंने इंतज़ार किया और मेरे सम्मान को बढ़ाया। आप एक मजबूत ओहदेदार रहे हैं, हमेशा से आपका एक नाम रहा है। इसके बिना पर आपको टिकट मिलना चाहिए था, बावजूद इसके सपा से एक इंतहाई कमज़ोर शख्स को वोट दिया गया। जैसा कि आपने कहा कि उसका सियासी सफ़र सिर्फ 2 महीने होगा गालिबन। तो ऐसे कैंडिडेट को उठाने का सवाल क्यों पैदा हुआ, वजह क्या है? कुछ इस पर इसी रोशनी वजह डालें। की तो मैं भी तलाश कर रहा हूँ। मैं आज भी तलाश कर रहा हूँ और सबसे ये सवाल पूछता हूँ कि भाई, अगर हर आदमी तो जिताऊ कैंडिडेट ढूंढता है और आपने इंतहाई दर्जे के कमज़ोर आदमी को ढूंढ के उसको टिकट दिया, इसके पीछे क्या मकसद है? यही तो एक सवाल है जिस सवाल का जवाब लोग भी तलाश रहे हैं और मैं भी तलाश रहा हूँ। और मैं यही बात बार बार कहता हूँ कि अगर मुझे टिकट नहीं दिया गया तो किसी मजबूत को दिया जाता तो ये बात समझ में आती थी। और अब मैं देख रहा हूँ कि तमाम जो है जो बीजेपी के लोग हैं किस तरह से उनके समाजवादी पार्टी के गुणगान कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के गुणगान कर रहे हैं। तो इससे बात समझ में आती है कि ये कहीं ना कहीं से खेल हुआ है। आबिद अख्तर को भी मोहरा बनाया गया। आबिद अख्तर भी इस खेल को समझ नहीं पाए हैं कि उनको मोहरा बना के इस्तेमाल किया जा रहा है। तो खेल तो आबिद अख्तर के साथ भी हुआ है और मेरे साथ भी हुआ है। अब रिज़ल्ट आएगा, मैं बार बार कहता हूँ कि आबिद अख्तर एक डमी कैंडिडेट है। रिज़ल्ट जब आएगा 13 तारीख को, तो आप देख लीजिएगा कि आबिद अख्तर डमी कैंडिडेट हैं या नहीं है। जी, आपका सवाल दुरुस्त है, ये जवाब भी दुरुस्त है आपका। और जहाँ तक लोगों की बात है, उनका भी यही कहना है कि सपा से आबिद अख्तर को उठाने का साफ मतलब यही है कि भाजपा को मजबूत किया जाए। अब बज़ाहिर देखने से तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन चूँकि समाजवादी पार्टी से मेरा इतना गहरा और पुराना रिश्ता है कि मैं इतना गंभीर आरोप उस पार्टी पर लगाने से ख़ुद को कासिर पा रहा हूँ। और हालात जो भी हों, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी का ये बड़ा नुकसान हुआ है, और कितना बड़ा नुकसान हुआ है ये अभी इस चुनाव के बाद पता चलेगा, या रिज़ल्ट आने के बाद पता चलेगा। 25,000 लगभग एक पोल्ड वोट का 1/6 यानी 16.66% जो है वोट जिसको मिलेगा उसी की ज़मानत बचेगी। तो जो मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि लगभग 25,000 वोट से कम जिसको मिलेगा मतदान, तो उसकी ज़मानत नहीं बच पाएगी। और मुझे तो नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी की ज़मानत बचेगी। तो अब समाजवादी पार्टी की ज़मानत जब्त होती है जिसका यहाँ चेयरमैन हुआ करता था, तो ये बहुत अफसोसनाक बात है ना, ये चिंता की बात तो है ही है। तो नगरपालिका में जो गांव की तोसी हुई है, उससे वोट आपका बट नहीं सकता है, क्योंकि जो भाजपा के साबिक एमएलए थे, उन्होंने मुतालबा किया था हुकूमत से कि वो गांव में इजाफा करें नगरपालिका के, ताकि भाजपा को उनको वोट मिल सके। जाहिर सी बात है, जो 54 गांव तकरीबन हैं, उनमें सारे के सारे लगभग हिंदू हैं। और यहाँ पर बात अब दलित, शूद्र और चमार वगैरह की नहीं रह गई है, वो सब अपने आप को हिंदू मानते हैं। तो इस वक्त जो इंतहाई मुश्किल हालात हैं आपके लिए और बहुत सख्त घड़ी है, तो कैसे आप कवर करेंगे उन गाँव को? देखिए, आप बहुत अच्छे तरीके से इस बात को जानते हैं कि मैं सियासत हिंदू और मुस्लिम के नाम पे मैंने कभी नहीं की, और मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि सभी को एक नज़रों से देखा जाए और कोशिश की जाए कि जिन लोगों, जो कमज़ोर तबक़ात हैं के लोग हैं, जिनके ऊपर हमेशा मज़ालिम होते रहे हैं, उनको इंसाफ दिलाया जाए और कोशिश की जाए कि वो भी हमारे साथ मुस्कुरा सकें। जहाँ तक सवाल है इस बात का कि जो इलाका बढ़ा है, जो तोसी हुई है, तो उस तोसी शुदा इलाकों में मेरी क्या पोजीशन है और वहाँ तक मेरी रसाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये बात जाननी चाहिए कि 43 स्क्वायर किलोमीटर में पहले नगरपालिका का क्षेत्रफल था, रकबा था, और अब वो रकबा दोगुना बढ़ के 86 स्क्वायर किलोमीटर वो रकबा नया बढ़ गया है। यानी 120 स्क्वायर किलोमीटर के एतबार से रकबा बढ़ गया, तो क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया। 52,000 जो मतदाता हैं उनकी तादाद बढ़ी है,
तो उसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम की आप बात करेंगे तो सही बात है कि उसमें 2000 के आसपास भी मुसलमान नहीं हैं। लेकिन उन क्षेत्रों में भी आप जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि वो सारे के सारे लोगों का यही कहना है कि वोट तो अरशद जमाल को दिया जाएगा। और क्यों करना है उनका, कि उन्होंने 10 साल का मेरा कार्यकाल पहले का देखा है, जो मैंने हमेशा बिना भेदभाव के काम किया। तो उन लोगों को यकीन है कि अरशद जमाल जीतेंगे तो भेदभाव करेंगे। दरअसल बीजेपी नफ़रत तो फैलाती है। मैं बार बार चैलेंज करता हूं कि बीजेपी का उम्मीदवार आखिर मुझसे डिबेट क्यों नहीं करता, या मैं ये कहता हूं कि अगर उम्मीदवार में दम नहीं है डिबेट करने का तो बीजेपी के नेता आखिर डिबेट क्यों नहीं करते मेरे साथ। क्योंकि मैं सवाल उनसे पूछूंगा ना कि मेरा 10 साल का काम तो आपके सामने है। गलियों, आप गांव के गांव घूमिएगा तो मेरी मौजूदगी वहाँ मिलेगी। आपकी सरकार 9 साल से केंद्र में सरकार है और 6 साल से आपकी उत्तर प्रदेश में सरकार है, तो आप काम अपना बताइए। तो बीजेपी के पास काम तो मुद्दा है नहीं, विकास मुद्दा है नहीं। उनकी ज़ुबान में बहुत ताकत है और मीडिया उनकी गाता है। मीडिया उनका एक तरह से मैं कहूँगा कि ग़ुलाम है। तो अगर सोशल मीडिया ना होता तो हमारी कोई आवाज़ जनता तक पहुँच ही नहीं पाती। तो उन लोगों के पास कोई क्या विज़न है, मऊ में क्या विकास किया है, मऊ के लिए क्या प्लान है। नगर विकास मंत्री ऑलरेडी खुद हमारी नगर पालिका क्षेत्र के हैं। नगर पालिका का जो सीमा विस्तार हुआ तो उसमें नगर विकास मंत्री जी का भी घर आया। तो लेकिन तरक्की के नाम पर कोई कुछ बताए तो कि क्या दिख रहा है। तो उनके पास बहस करने के लिए कोई जवाब नहीं है, कोई उनके पास बिंदु नहीं है और ना उसके पास कोई हौसला है बात करने का, क्योंकि उन्होंने बुनियादी तौर से कोई काम नहीं किया है। अगर आप नगर पालिका से फतहयाब होते हैं, जीत जाते हैं, तो शहर की तरक्की के लिए आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, शहर की तरक्की के लिए तो हमेशा मेरा तरीका ये है कि मैं 5 साल का प्लान बनाता हूँ। जब भी 2 बार चेयरमैन हुए तो क्या मसला है, तो जैसे अभी इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो नए इलाके शामिल हुए हैं उन इलाकों को बुनियादी सहूलियात फराहम करना है। वहाँ सबसे बड़ी जो दिक्कत मेरे सामने आई है वो ये आई है कि घरों से निकलने वाला जो गंदा पानी है उस गंदे पानी के निकासी के लिए साधन नहीं है। तो गांव में घरों के सामने ही लोग गड्ढा खोद के पानी स्टोर कर रहे हैं, जिससे गंदगी भी बढ़ रही है और वो पानी जो ज़मीन के अंदर जाके ज़मीन के अंदर के पानी को भी गंदा कर रहा है। तो सबसे पहले उनके जल निकासी की व्यवस्था करनी है, उसका इंतज़ाम करना है। पुराने शहर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मरम्मत की। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ सारा निज़ाम सिस्टम जो है वो गड़बड़ हो गया है। मैं जब चेयरमैन हुआ तो मैंने एक निज़ाम बनाया, सिस्टम बनाया, पहली मरतबा 2000 में। फिर दूसरा कोई आ गया तो उसने पूरे सिस्टम को ध्वस्त किया। फिर 2012 में मेरी वाइफ जो है, मेरी अहलिया चेयरपर्सन बनी, तो फिर एक निज़ाम बनाया गया, बेहतर व्यवस्था की गई, तमाम योजनाओं को मंजूर कराया गया। फिर बीच में 2012 से 17 तक दूसरा कोई आ गया तो फिर उसने व्यवस्था को चौपट किया। फिर हमने व्यवस्था, तो अब फिर हम आएंगे तो फिर से व्यवस्था को दुरुस्त करना पड़ेगा और एक मुकम्मल प्लान के साथ काम करना पड़ेगा। जैसे मेरे जो कुछ बड़े ख्वाब हैं, एक ख्वाब मेरा ये है कि बिलवा घाट पे मैं चाहता हूँ कि एक जगुलिया घाट के तर्ज पर एक पुल बने, ताकि और उसको जो गोरखपुर और बनारस का के लिए जो 4 लेन बना है वो बहुत पास है, तो अगर उससे जोड़ दिया जाता है तो उस इलाके को काफ़ी सहूलत होगी। और दूसरा ये कि जो बंधा रोड है वही एक ज़ैली रोड है हमारे पास, तो बंधे रोड का चौड़ीकरण अगर हो जाए और दरिया के किनारे सुंदरीकरण हो जाए तो शायद ये हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तमसा नदी पर बहुत दिनों से मेरा ख्वाब था कि एक वहाँ डैम बने और उसकी लेवलिंग भी कराई गई थी पिछली बार में, लेकिन तमसा नदी में इतना ज़्यादा ढाल जो है लेवल का है कि वो डैम बनाने पर कुछ इलाकों में पानी काफ़ी ज़्यादा स्टोर होने की संभावना है। तो ये एक ख्वाब मुश्किल है, लेकिन इस पर भी काम करने का कोशिश करेंगे कि उसमें बड़े इंजीनियरों को बुलावें और उसमें अगर तमसा नदी में एक डैम बन सके तो डैम का फ़ायदा ये होगा कि नदी में पानी भरा रहेगा तो शहर में जो वाटर लेवल है वो वाटर लेवल बरकरार रहेगा। शहर के अंदर का जो ट्रीटमेंट प्लांट जगह जगह लगाने की सख्त ज़रूरत है, तो ट्रीटमेंट प्लान लगाएंगे। कचरा निस्तारण प्रोग्राम की ज़रूरत है, कचरा निस्तारण के लिए भी यहाँ ज़मीनों में पहले ली गई है और उसमें भारत सरकार का और स्टेट गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस है। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि जो ये सारा काम करने के लिए जो मेरे सपने हैं या मेरे ख्वाब हैं या आवाम की जो उम्मीदें हैं उनको पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि तमाम योजनाओं के साथ हमको खड़े होना पड़ेगा। हमें योजना बनाने वाले लोगों को हायर करना पड़ेगा और
लेकिन कुछ उम्मीदें बेहतर हैं। मैंने सपा, बसपा, भाजपा तीनों की सरकार में काम किया है और मुझे उम्मीद है कि मैं इस सरकार में भी बेहतर काम कर पाऊँगा। चूँकि नगर विकास मंत्री जो हैं हमारे ही नगर पालिका क्षेत्र में रहते हैं, तो मुझे यकीन है कि उनकी मदद भी हमको मिलेगी। वो एक अच्छे आदमी हैं, अब भाजपा में है तो जाहिर सी बात है कि मेरी मुखालफत तो करेंगे ही, लेकिन उनके साथ भी मिलकर अच्छा तालमेल बनाकर शहर को तरक्की के रास्ते पर ले चलने की कोशिश की जाएगी। जी बेशक। तो शहर के नशेबी इलाकों के बारे में क्या कहना है? आप तकरीबन 10 सालों तक रहे हैं यहाँ पे और आपके इख्तियार में सब कुछ था, उसके बावजूद कुछ शहर के नशेबी इलाके आज भी वैसे ही हैं। बारिशें होती हैं तो वो इलाके डूबने लगते हैं। इस सिलसिले में आपने कभी कुछ काम क्यों नहीं किया? नहीं, ऐसा नहीं है कि हमने काम नहीं किया। जिन जिन इलाकों में आप पता करिए, इसे ललाटपुरा में पानी लगता था, वहाँ नाला बना के निकाला गया। छतरपुरा में पानी लगता था, वहाँ का इंतजाम किया गया। बुलाकीपुरा के पूरे इलाके में पानी लगता था। खीरीबाग से शुरू करके नाला बना के भरौपुरा होते हुए हम लोग टोंस नदी तक नाला ले गए, तो उसकी वजह से रास्ते में जितने भी आबादी पड़ती तो उन सब जगहों को राहत हुई। अब जिस तालाब में वहाँ पानी भरा रहता था, अब जाएगा तो वहाँ तमाम मकान बने हुए हैं। तो वो सब हमारे ही कारनामे, हमारी ही देन है। और जिस इलाके में भी जाएंगे जल निकासी में मेरा ख़ास फोकस रहता है, क्योंकि जब तक जल निकासी की व्यवस्था नहीं की जाएगी तब तक आपका कोई भी प्लान, तरक्याती प्लान कामयाब नहीं हो सकता। इधर आप ब्रह्मस्थान से लेके जिन क्षेत्रों में भी जाएंगे आप, सब तरफ किया गया है। मुंशीपुरा में एक बड़ा नाला बनाया गया था और उसके बाद जब से नाला बनाया तब से मुंशीपुरा में भी जल जमाव के लिए कुछ राहत हुई है। अब इधर कल्याण सागर की तरफ जो इलाका है, इधर कुछ पानी का भराव हो रहा है। उसका कारण ये हो गया कि बीच में जो आए चेयरमैन साहब, उन्होंने बिना योजना के तहत बीच में नाले को ऊंचा कर दिया। तो वो सब गलतियां हुई हैं जिनको फिर से सुधार कर और बेहतर तरीका अपनाकर सारा इंतज़ाम बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन बुलाकीपुरा में मैं ऐनी शाहिद हूँ इसका कि आज भी वहाँ पे पानी लगता है, जबकि आप कह रहे हैं उसके निस्तारण के लिए काम किया गया है। देखिए, पानी तो लगता है, लेकिन पहले जो बुलाकीपुरा में 4 घंटे तक पानी जमा होता था, वो पानी अब 10-15 मिनट में निकल जाता है। तो बारिश का पानी तो कहीं भी जमा होगा, लेकिन रोज़मर्रा का पानी कहीं जमा होना ये बहुत ख़राब बात है। जैसे कि कुछ मोहल्लों के ये भी हालात है। तो बारिश तो आई है, जब बारिश का पानी तो बम्बई और दिल्ली जैसी जगहों में भी जमा होता है, तो वो कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन बारिश का पानी जमा हो, उसकी निकासी का इंतजाम बेहतर हो, तो 10-15 मिनट के अंदर अगर निकल जाए तो बेहतर है, क्योंकि बारिश के पानी को तो कोई रोक नहीं सकता है ना। बारिश का पानी तो वो अचानक एक्स्ट्रा वाटर आ जाता है, तो उसको रोक नहीं सकता। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि बुनकर बिल का जो मसला था वो काफ़ी सुलगता हुआ मसला था। काफ़ी लोग परेशान थे और कई सालों से ये परेशान थे, और उसके बावजूद आपने 72 रुपये बिजली का जो रेट था उसकी जगह 400 कर दिया। इसकी वजह क्या थी? जबकि उसको दूना किया जा सकता था, आपने दुगने के बजाय उसको 5 गुना कर दिया है। क्या इससे बुनकरों को परेशानी नहीं होगी? मैंने कर दिया है ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि मैं सरकार नहीं हूँ। मैं तो अपोजिशन का एक लीडर हूँ, लेकिन उस जो लड़ाई सरकार से चलती रही, सालों तक चली, 2 साल के आसपास या 3 साल चली जी बेशक। उस लड़ाई का मैं भी एक हिस्सा रहा हूँ। बिल्कुल आखिर में सरकार ने सीधा ये कह दिया कि भाई हम फ्लैट रेट नहीं देंगे। अगर आपको 5 किलोवाट तक के बुनकरों को फ्लैट रेट देना चाहते हो तो हम फ्लैट रेट दे सकते हैं। अब आप तय करिए कि 5 किलोवाट तक के बुनकरों को देना है या किसी को भी फ्लैट रेट नहीं देना है। तो 5 किलोवाट तक के बुनकरों का मतलब है कि 10 रूम तक के जो बुनकर हैं उनको इस सुविधा का लाभ मिल जाएगा। तो अब हम लोगों को समझ में आया, मैंने तमाम लोगों से मशवरा किया, मऊ के और अगल बगल के जितने हमारे बुनकर इलाके हैं उन सभी लोगों से मशवरा किया, और उसमें मशवरे में ये बात निकल के आई कि नहीं, छोटे बुनकरों को किसी भी हालत में बचाया जाए। तो छोटे बुनकरों को फ्लैट रेट सरकार ने जो मंजूरी दी उसमें यस किया गया। लेकिन मैं तमाम लोगों से ये उम्मीद बांध के रखा, लेकिन ये कि जो ये कहना है कि इतना रेट बढ़ गया, तो 2006 में जो बिजली का रेट था उसमें 4 मरतबा बिजली का रेट बढ़ा है। तो फ्लैट रेट वाले रेट में तो बढ़ा नहीं था। दूसरी खास बात, एक अच्छी बात ये हुई कि 31 मार्च 2023 तक उसी 2006 के आदेश के एतबार से ही पैसा जमा होगा, ये तय हुआ है, ये आदेश हुआ है। और जो 400 रुपया फ़ी रूम जमा करना है वो 1 अप्रैल 2023 से जमा करना है। 31 मार्च 2022 तक का वो जमा करना है और 1 अप्रैल 2023 से उसका जमा करना है। तो ये पूरी जो प्रक्रिया हुई है, मतलब इस सरकार में आपने शायद सुना नहीं होगा कि पूरे यूपी में कोई फैसला इन्होंने अपना वापस लिया है।
और सिर्फ यही एक फैसला सरकार ने अपना वापस लिया कि कम से कम छोटे बुनकरों को राहत देने की कोशिश की गई। हालांकि इस फैसले से मैं 100% मुतमईन नहीं हूँ, लेकिन इसमें जो कुछ ना मिलने से तो कुछ मिलना बेहतर है, कुछ ना मिलने से तो कुछ मिलना बेहतर है। तो जो कुछ भी सरकार ने राहत दी है वो लिया गया है। बाकी जो और कमियां उसमें रह जाएंगी उसके लिए सरकार से मांग और सरकारी से लड़ाई जारी रहेगी, और चुनाव के बाद उसमें जो कमियां उन कमियों को पूरा कराया जाएगा ताकि बुनकरों को राहत मिल सके। इस वक्त बुनकर काफ़ी परेशान है क्योंकि 400 बढ़ना ये काफ़ी ज़्यादा परेशानी का बाइस है। ज़्यादा इनकम नहीं है, कम खर्ची मिलती है उन लोगों को, तो कैसे वो ऐसे बिल को चुकाएंगे? अब एक लोग की बिल अगर मीटर से देना हो, जैसा कि सरकार कह रही थी मीटर से करने के लिए, तो एक बिल की बिल 3000 से कम नहीं आएगी मिनिमम। तो अब 3000 की जगह पे अगर 400 रुपया देने पर सरकार राज़ी हो गई है तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बात और कहने की ज़रूरत है। लेकिन बहुत से लोगों को इस पर एतराज़ है और सरकार से कोशिश की जाएगी कि सरकार और कम पे अगर मान जाए तो बेहतर है। यही ना एक तरीका, और क्या तरीका है मेरी नज़रों में। ये जैसे जब ये फ्लैट रेट नहीं हुआ था 2006 के पहले, तो 525 रुपये एक लोगों की बिल लोग देते थे। तो अगर 15 साल 18 साल बाद भी वही अमाउंट दिया जा रहा है, उससे कम 400 दिया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। लेकिन इसमें और जद्दोजहद कोशिश की जानी चाहिए, और लोगों को भी इस बीच में आना चाहिए। जो और लीडर हैं खाली बयान न दें, कोशिश भी थोड़ा करते तो ज़्यादा अच्छा होता। जो बुनकरों के जो और लीडर हैं तो वो लोग सिर्फ बयानबाजी करते हैं और कमियां निकालते हैं। उनको ज़रा 4 कदम चलना चाहिए, सरकार के साथ लड़ना चाहिए। तो ये सब करने के बजाय लोग सिर्फ नुक्ताचीनी करते हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि बेहतर नहीं है। और बुनकरों से मशवरे के बाद ही ये सरकार से हम लोगों ने मंजूरी दी है, कि सरकार से इस पर रजामंदी दी है। अब तमाम बड़े बुनकर नाराज़ हैं, उनका कहना है कि भाई जो भी हो सबको हो। वो नहीं चाहते कि छोटे बुनकरों का अलग से फ्लैट रेट दिया जाए, वो चाहते थे कि हो तो सबको हो, और न हो तो किसी को ना हो। लेकिन ये हमारा कहना था कि नहीं, अगर कुछ नहीं हो रहा है तो कम से कम जो छोटे और गरीब बुनकर हैं उनको तो लाभ मिलना चाहिए। यानी अगर आप चुनाव जीतते हैं तो इस सिलसिले में कोई काम करेंगे, क्योंकि आपसे काफ़ी उम्मीदें हमारे शहर को हैं और हमेशा से रही हैं। इसी वजह से आज आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। भाई मेरी पूरी ज़िंदगी या जब से जो सियासी ज़िंदगी है आप उसका तजिया कर लीजिए तो आपको ये मालूम होगा कि मैं कभी जद्दोजहद या स्ट्रगल में पीछे तो रहा नहीं हूँ। किसी भी काम के लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़ी हो तो मैं कभी पीछे नहीं रहा हूँ। हमेशा पहली सफ़ में रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि लोगों को सहूलियात फ्राहम करा सकूँ। तो ये कोशिश है, और भी जो आगे आने वाले दिनों में जो मसाइल आएंगे उन मसाइल के लिए खड़े रहेंगे। चेयरमैन हो जाएंगे तो थोड़ा सा और पावर बढ़ जाएगा। भाई पहले भी तो लोग चेयरमैन रहे, लेकिन क्या कोई एक कदम भी चला है इस बुनकरों के मसाइल पर? जितनी भी लड़ाई लड़ी यहाँ से लेकर लखनऊ तक या जहाँ तक, तो हमें ने लड़ी ना। कोई मऊ का कोई और नेता या और बुनकर रहनुमा जो कुछ भी फैसला होता है उस पर नुक्ताचीनी तो ज़रूर करते हैं, मगर नुक्ताचीनी के बजाय एक कदम कोई चलने को तो तैयार है नहीं। और मैंने जो कुछ भी वहाँ सरकार के सामने रखा प्रपोजल, तो वो तमाम बुनकरों के मंजूरी के बाद, उनसे मशवरे के बाद रखा है। और नेताओं को जो हमारे विरोधी हैं उनको तो हर हाल में नुक्ताचीनी करनी है। जब 2006 में फ्लैट रेट का पासबुक आया था तब भी एक यहाँ के बुनकर नेता हैं वो बड़ा विरोध कर रहे थे, मंच पे आके तो विरोध कर रहे थे, और अपनी पासबुक अंडरग्राउंड खाने से चुपचाप दूसरे से भेज के बनवा लिया। तो यहाँ के हालात ठीक है। सियासत, मेरा ये कहना है कि मैं अपने मुखालिफ के साथ भी मिलकर काम कर सकता हूँ। अगर आवाम के लिए, आवाम का फ़ायदा है, मेरे कौम का फ़ायदा है, तो कौम के लिए मैं किसी भी स्तर तक जाने को तैयार हूँ। पैर पकड़ना हो चाहे किसी की गर्दन पकड़ना हो, दोनों के लिए तैयार रहता हूँ। मैं करता हूँ, मैं जाके हाथ पाँव भी जोड़ लेता हूँ और आंदोलन भी करता हूँ, और ये सब करके दिखाया है। मैं ज़ुबानी जमा खर्ची वाला आदमी नहीं हूँ। और जब तक ज़िंदगी रहेगी इंशाअल्लाह ताला कौम के लिए हम शानदारी के साथ जिएंगे और कौम के वक़ार को कभी कम नहीं होने देंगे और कभी मिल्लत के सर को झुकने नहीं देंगे। और तमाम जो हमारे अपने मसाइल दरकार हैं, जितनी ताकत आवाम ने दी है, जितनी ताकत अल्लाह ने दी है, उसका मुस्बत इस्तेमाल करूँगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका।